नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बेहद शक्तिशाली और उतने ही जटिल चरित्र पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, सम्राट अशोक। हमारे पास कुछ नोट्स और कुछ अंश हैं जो उनके जीवन के उस अहम मोड़ को समझने में मदद करेंगे जहां एक विजेता योद्धा वो शांति के रास्ते पर चल पड़ा। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के आधार पर ये समझना है कि मौर्य वंश के इस ताकतवर शासक के भीतर ऐसा क्या बदला कि उनकी पहचान ही बदल गई। हाँ, एक महत्वाकांक्षी सम्राट से शांति दूत तक का उनका जो सफर है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। असाधारण है, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक का ताल्लुक, जैसा हम जानते हैं, मौर्य वंश से था, भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक। हाँ, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने नींव रखी, फिर पिता बिंदुसार। तो अशोक को विरासत में सिर्फ एक विशाल साम्राज्य नहीं मिला, बल्कि शायद वो विस्तार की एक तीव्र इच्छा भी मिली। हाँ, कह सकते हैं। हमारे नोट्स यही बताते हैं कि शुरुआती दौर में उनमें वो सारे गुण थे जो एक सफल शासक में देखे जाते थे। बहादुरी थी, प्रशासनिक क्षमता थी और अपने लक्ष्यों को लेकर एक दृढ़ निश्चय था। बिल्कुल। और उस युग का तकाजा भी शायद यही था। मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच रहा था और अपने प्रभाव को बढ़ाना, आसपास के राज्यों पर नियंत्रण करना, ये सब एक तरह से राजधर्म माना जाता था। अशोक ने इसी रास्ते पर चलकर अपनी काबिलियत भी साबित की। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा का जो सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ आया, वो था कलिंग के साथ। कलिंग यानी आज का ओडिशा। उस समय एक स्वतंत्र और काफी समृद्ध राज्य था। हाँ। और अशोक ने इसे मौर्य साम्राज्य के अधीन लाने का फैसला किया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी सैन्य ताकत लगा दी इस युद्ध में। जाहिर है, ये सिर्फ एक छोटी मोटी सीमा की लड़ाई नहीं थी, ये अशोक की शक्ति और साम्राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। हाँ, और अगर सैन्य नजरिए से देखें तो वो सफल भी रहे। कलिंग पर विजय हुई, मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन हमारे पास जो अंश है वो इस जीत के बाद के मंजर पर ज्यादा जोर देते हैं। विजय की औपचारिक घोषणाओं से परे युद्ध की जो असली कीमत थी वो सामने आई। हाँ, भीषण रक्तपात, अनगिनत मौतें, लाखों लोग बेघर हुए, विस्थापित हुए। ये सिर्फ सैनिकों की हार जीत नहीं थी, ये तो पूरे समाज का विध्वंस था। ठीक है, तो इसी बिंदु पर थोड़ा और रुकते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है ना। बिल्कुल। एक स्रोत में ऐसा जिक्र है कि अशोक ने युद्ध खत्म होने के बाद खुद रणभूमि का दौरा किया। हाँ। और ये शायद एक विजेता सम्राट का कोई सामान्य दौरा नहीं रहा होगा। उन्होंने सिर्फ टूटे रथ और हथियार नहीं देखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस मानवीय त्रासदी को अपनी आंखों से देखा, जिसका आदेश असल में उन्होंने ही दिया था। एक नोट में तो ये भी लिखा है कि रणभूमि में बिखरे कंगन, बच्चों के टूटे खिलौने, आम नागरिकों के शव, इन सब ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। बाप रे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे उनके लिए, ये लाखों व्यक्तिगत कहानियों का दर्दनाक अंत था। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें अपनी जीत की निरर्थकता का एहसास कराया। मतलब क्या पाया और क्या खोया, इसका हिसाब शायद उनके मन में पहली बार इतने साफ तौर पर उभरा होगा। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक, कह सकते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया थी? युद्ध की भयावहता देखकर एक क्षणिक आवेश आया, या इसमें कुछ और गहरा था? ये बहुत अहम सवाल है। स्रोतों से जो बात उभरती है वो ये कि ये महज एक क्षणिक पछतावा नहीं था, ये एक गहरा हृदय परिवर्तन था, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। लेकिन कुछ व्याख्याएं इसे सिर्फ भावनात्मक या आध्यात्मिक नजरिए से नहीं देखती। अच्छा। हाँ, ये भी संभव है कि कलिंग के भयानक विनाश ने अशोक को ये सोचने पर मजबूर किया हो कि क्या साम्राज्य को जोड़े रखने का यही एक तरीका है? क्या लगातार युद्ध से साम्राज्य को स्थायित्व मिल सकता है, या ये उसे अंदर से खोखला कर देगा? ओह, यानी व्यक्तिगत पश्चाताप के साथ साथ शायद एक राजनीतिक पुनर्विचार भी चल रहा था उनके मन में। असर पड़ता है, वो शायद उन्हें समझ आया होगा। और इसी उथल-पुथल के बीच उनका झुकाव बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों की ओर हुआ। और फिर उन्होंने युद्ध की नीति, जिसे दिग्विजय कहते थे, उसे छोड़ दिया। हाँ, उसे त्याग कर धम्म विजय यानी दिलों को जीतने की नीति अपनाने का फैसला किया। और यहीं से अशोक का वो रूप सामने आता है जिसे दुनिया आज ज्यादा जानती है, एक क्रूर योद्धा से एक दयालु शासक बनने का सफर। हाँ, बौद्ध धर्म को अपनाना उनके लिए सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं रहा, फिर ये उनके शासन का आधार बन गया। बिल्कुल सही। उन्होंने धम्म की नीति को राज्य की नीति बनाया, और धम्म का मतलब सिर्फ
धर्म के संकीर्ण अर्थ में नहीं था। ये समझना जरूरी है। हाँ, ये असल में नैतिक आचरण, सहिष्णुता, सभी जीवों के प्रति करुणा, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान, सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, इन सब का एक समुच्चय था, एक तरह का नैतिक कोड था। इसे वो पूरे साम्राज्य में लागू करना चाहते थे। बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने इस विचार को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि इसे फैलाने के लिए एक अभूतपूर्व अभियान चलाया। हाँ। हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्होंने तलवार का रास्ता छोड़कर संवाद और शिक्षा का मार्ग चुना। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अशोक के शिलालेख। हाँ, वो स्तंभ लेख और शिलालेख। हाँ, उन्होंने अपने संदेशों और आदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। और वो भी आम भाषा में। हाँ, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ताकि आम लोग उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें, और ये सिर्फ राजधानी में नहीं, दूर दूर तक। हाँ, साम्राज्य के दूर दराज के कोनों में स्थापित किए गए। सोचिए, उस जमाने में संचार के इतने सीमित साधन थे, फिर भी ये कितना बड़ा प्रयास था अपनी प्रजा से सीधे बात करने का। इन शिलालेखों में होता क्या था? क्या सिर्फ नैतिक उपदेश होते थे? नहीं, उनमें बहुत कुछ था। नैतिक उपदेश तो थे ही, जैसे अहिंसा पर जोर, धार्मिक सहिष्णुता की बात, लेकिन साथ ही उनमें प्रशासनिक घोषणाएं भी होती थीं। जैसे एक शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और कुछ खास दिनों पर जानवरों को मारने पर पाबंदी लगाई गई है। अच्छा। दूसरे शिलालेखों में लोक कल्याण के कामों का जिक्र मिलता है, जैसे सड़कें बनवाना, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाना, यात्रियों और पशुओं के लिए कुएं खुदवाना, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था करना। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि धर्म सिर्फ व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं था, ये राज्य की जिम्मेदारी भी बन गया था। तो मतलब अशोक ने शासन का पूरा फोकस ही बदल दिया, विजय और विस्तार से हटकर प्रजा के कल्याण और नैतिक उत्थान पर। हाँ, काफी हद तक। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए। अच्छा, उनका क्या काम था? उनका काम था धम्म का प्रचार करना और ये देखना कि लोग नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, अपने दूत श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, मध्य एशिया तक भेजे। सच में? हाँ, ताकि शांति और सहिष्णुता का संदेश दुनिया भर में फैले। ये उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एक वैश्विक शांति पहल जैसा था। लेकिन क्या ये सब इतना आदर्शवादी था? क्या इसका कोई व्यवहारिक पहलू भी था इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाने के लिए? ये एक विचारणीय बिंदु है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धम्म की नीति अशोक के लिए साम्राज्य को जोड़े रखने का एक साधन भी थी। अच्छा, कैसे? देखिए, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहाँ अलग-अलग संस्कृतियां, भाषाएं, धार्मिक मान्यताएं थीं, वहाँ एक साझा नैतिक संहिता शायद लोगों को जोड़ने में मददगार हो सकती थी। हाँ, ये बात तो है। तलवार के जोर पर एकता स्थायी नहीं हो सकती, ये शायद अशोक समझ चुके थे। धम्म ने एक वैचारिक आधार दिया जिस पर साम्राज्य की इमारत खड़ी रह सके। तो अशोक की विरासत क्या है? मतलब इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है? उन्हें इतिहास में एक ऐसे अद्वितीय सम्राट के रूप में याद किया जाता है जिसने युद्ध जीतने के बाद अपनी शक्ति के चरम पर होते हुए भी सक्रिय रूप से युद्ध का त्याग किया। हाँ, ये बड़ी बात है। और शांति को अपने शासन का केंद्र बनाया। ये अपने आप में बहुत दुर्लभ उदाहरण है। उनकी लोक कल्याण की नीतियां, उनके शिलालेख और धम्म का विचार, ये सब उनकी स्थायी विरासत है। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि उनके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन काफी तेजी से हुआ। हाँ, ये सच है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी शांति की नीति या धम्म वो असफल रहा? इस पर इतिहासकारों में एक राय नहीं है। कुछ मानते हैं कि शायद अहिंसा पर ज्यादा जोर देने से साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। ये संभव है। दूसरों का मानना है कि अशोक के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे कि वो इतने विशाल साम्राज्य और धम्म की जटिल नीति को संभाल पाते। अच्छा। ये भी हो सकता है कि धम्म एक व्यक्तिगत आदर्श के रूप में जितना सफल रहा, एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में शायद उतना प्रभावी न हो पाया हो। लेकिन उसकी असफलता का मतलब ये नहीं कि वो विचार गलत था। तो हमने देखा कि कैसे कलिंग युद्ध का एक भयावह अनुभव सम्राट अशोक के जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गया। बिल्कुल। एक ऐसा शासक जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, उसने शांति, करुणा और नैतिक आचरण को अपने जीवन और शासन का लक्ष्य बना लिया। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि ये बदलाव सिर्फ कागजी या दिखाव की नहीं था। हाँ, ये गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक मंथन था जिसका असर उनकी पूरी प्रशासनिक और विदेश नीति पर पड़ा।
उन्होंने नेतृत्व की एक नई मिसाल पेश की, कैसी मिसाल? जहां शक्ति का मतलब सिर्फ दूसरों को झुकाना नहीं, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जैसा कि हमारी एक स्रोत में भी कहा गया है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत तलवार की नहीं, दिल की होती है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। हाँ, और ये हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल भी देता है। क्या सवाल? अशोक का जीवन ये प्रश्न खड़ा करता है, क्या एक व्यक्ति का गहरा व्यक्तिगत अनुभव और पछतावा वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ला सकता है? और अगर ला सकता है तो इतिहास हमें बताता है कि ऐसे परिवर्तन कितने स्थायी होते हैं। क्या आज की दुनिया में अशोक के इस प्रयोग से कुछ सीखा जा सकता है? हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।